जुर्म है बेटी का बाप होना। प्रीति मेरी इकलौती बेटी थी। मेरे न रहने पे मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी उसी की थी, फिर भी उसके ससुराल वालों ने पैसे के लिए उसे मार डाला था। कोई मैं ही अकेला बेटी का बाप नहीं, मेरी तरह पूरी दुनिया बेटी के बापों से भरी पड़ी है। कभी लोग हैं जिन्हें बेटी नहीं, लेकिन बेटी को लेकर जो दुख मुझे मिला है वैसा दुख बहुत कम लोगों को मिलता है। यह दुख झेलने के बाद मुझे पता चला कि बेटी होना कितना बड़ा जुर्म है, और उससे भी बड़ा जुर्म है बेटी का बाप होना। अपनी मेहनत की कमाई खाने वाला मैं एक साधारण आदमी हूँ। मैंने सारी उम्र सच्चाई की राह पर चलने की कोशिश की, फेरा फेरी, चालाकी, ठगी या गैर कानूनी कामों से हमेशा दूर रहा। कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दूसरों को तकलीफ पहुँचती। ईमानदारी और मेहनत की कमाई से जो रूखा सूखा मिला उसी में संतुष्ट किया और उसी में अपनी जिम्मेदारियां निभाई। प्रीति मेरी इकलौती बेटी थी। यह बहुत ही सुंदर, समझदार और संस्कारवान बेटियों में थी, और यह दयालु भी बहुत थी। उसने लगन से अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होते उसे बढ़िया नौकरी भी लग गई। नौकरी लगते ही मैं उसके लिए लड़के की तलाश में लग गया। जल्दी मेरी तलाश खत्म हुई और मुझे उसके लायक बढ़िया लड़का मिल गया। बेटी की खुशी और सुख के लिए मैंने अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करके धूमधाम से उसकी शादी की। हालांकि लड़के वालों का कहना था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें जिस तरह की पढ़ी लिखी और गुणवान लड़की चाहिए थी, प्रीति ठीक वैसी है, लेकिन इसलिए उसे एक साल में विदा कर दे। लेकिन मैं बेटी के बाप था, मैं अपनी बेटी को खाली हाथ कैसे भेज सकता था। मैंने अपनी लाडली बेटी को हैसियत से ज़्यादा गहने, कपड़ा लत्ता और घरेलू उपयोग का सामान देकर विदा किया। बारातियों की आवभगत में मैं अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च किया, जिससे कोई बाराती कभी मेरी बेटी को ताना न मार सके। शादी होने के बाद प्रीति ने नौकरी छोड़ दी। उसका ससुराल में पहला साल बहुत अच्छे से बीता। अपनी लाडली को खुश देखकर हम सब बहुत खुश थे। उसी बीच प्रीति को एक कंपनी में अच्छी तनख्वाह पर नौकरी मिल गई। उसका पति पहले से ही बढ़िया नौकरी कर रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। अचानक न जाने क्या हुआ कि प्रीति के पति के सर पे नौकरी छोड़कर अपना कारोबार करने का भूत सवार हो गया। वो कारोबार करके करोड़पति बनने के सपने देखने लगा। कारोबार के लिए उसे जितनी बड़ी रकम की जरूरत थी उतने पैसे उसके पास नहीं थे। तब उसने प्रीति से मदद मांगने को कहा। प्रीति के पास पैसे कहाँ थे? उससे मदद मांगने का मतलब था वो मायके से मोटी रकम मांग कर लाए। इस तरह प्रीति के ससुराल वाले बहाने से दहेज में मोटी रकम मांगने लगे। प्रीति हमारी बेटी थी, उसे हमारी औकात अच्छी तरह पता थी। फिर वो वसूलों पर चलने वाली लड़की थी। उसने साफ साफ कह दिया, मैं अपने माँ बाप से एक कौड़ी भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि यह एक तरह से दहेज है और दहेज लेना तथा देना दोनों ही गैर कानूनी है। प्रीति सीधी सादी लड़की थी। उसका कहना था कि पति पत्नी जितना कमाते हैं उसमें वो आराम से अपना गुजर बसर कर लेंगे। परिवार बढ़ेगा तो तरक्की के साथ वेतन भी बढ़ेगा, इसलिए उन्हें इस चीज में संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन प्रीति के पति के मन में करोड़ों की कमाई का भूत सवार हो चुका था, इसलिए वो कुछ भी नहीं मानने को तैयार था। बस फिर क्या हुआ, पति पत्नी के रिश्तों में खटास आने लगी। उनके बीच दरार पड़ गई, जो दिनों दिन चोरी होती चली गई। उनके बीच प्यार तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन प्रीति ने मुझसे पैसा मांगने से मना कर दिया था। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब प्रीति के पति ने उस पर हाथ उठा दिया। एक बार हाथ उठा तो सिलसिला सा चल पड़ा। फिर तो पति ही नहीं, उसके घर के जिस भी व्यक्ति को मन होता वही मेरी बेटी को अपमानित भी नहीं करता, बल्कि जब मन होता पीट देता। मैंने जिंदगी में कोई गैर कानूनी काम नहीं किया था, लेकिन जब मुझे बेटे के प्रताड़ना का पता चला तो मैं बेचैन हो उठा। इंसान बच्चों के लिए कमाता है, अपनी सारी जिंदगी उन्हीं की खुशी में होम देता है। जिंदगी में वो जो बचाता है उन्हीं के लिए छोड़ जाता है। मेरे पास इतनी रकम नहीं थी कि मैं प्रीति के ससुराल वालों की मांग पूरी कर देता। मैंने पत्नी से सलाह की। पत्नी ही मुझे क्या सलाह देती, उसने बस यही कहा, हमारे पास पुश्तैनी जमीन के अलावा कुछ नहीं है, इसे बेचकर उन लोगों की मांग पूरी कर दो। जब बेटी ही नहीं रहेगी तो हम इसका क्या करेंगे?
आखिर यह सब सुख दुख के लिए ही होता है। दुखी घड़ी में इसे बेचकर झंझट खत्म कर दो। किसी किसान के लिए जमीन सब कुछ होता है, उसे माँ बाप कह लो या रोजी रोटी, वह उसके लिए सब कुछ है। उसे उसके परिवार का ही गुजर बसर नहीं होता, बल्कि उसी की बदौलत और न जाने कितने अन्य लोग पलते हैं। लेकिन अब अपनी खुशी या जिंदगी की चिंता कहाँ रह गए थे। अब चिंता बेटी की खुशी और जिंदगी की थी। मैंने तय कर लिया था कि जितनी जल्दी हो सकेगा अपनी बेटी की खुशी के लिए, यानी उस पर होने वाले जुल्मों को बंद करवाने के लिए अपनी ज़मीन बेचकर उसके ससुराल वालों की मांग पूरी कर दूंगा। क्योंकि मुझे लगने लगा था कि उसके ससुराल वालों अब उसकी जान लेकर ही मारेंगे। मैंने निश्चय किया था कि ज़मीन बेचकर प्रीति के ससुराल वालों की मांग पूरी कर दूंगा। उसी के अनुसार मैंने जैसे ही ज़मीन बेचने की घोषणा की, लेने वालों की लाइन लग गई। लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। इसकी वजह यह थी कि मेरी ज़मीन मुख्य सड़क के किनारे थी, लेकिन मेरी वह ज़मीन बिकती बिकती रह गई। दरअसल प्रीति के दुख में हम पति पत्नी काफ़ी दुखी थे। हम दोनों मानसिक रूप से काफ़ी परेशान थे। परेशानी से निजात पाने के लिए इंसान ऐसी जगहों पर जाना चाहता है ताकि किसी बात की चिंता न हो। चिंता से निजात पाने और उसका हल ढूंढने के लिए मैं पति पत्नी को कल किसी एकांत जगह के लिए निकल पड़ा। एक बस उत्तराखंड के लिए जा रही थी। मेरे मोहल्ले के भी कई लोग उस बस में जा रहे थे। मैं भी पत्नी के साथ उसी में सवार हो गया, लेकिन कुदरत ने वहाँ ऐसा तांडव मचाया कि हम लोगों को लगा कि अब कोई भी जीवित नहीं बचेगा। लेकिन सेना के जवानों ने हम सभी को बचा लिया। हम सभी को मौत के मुंह से बाहर खींच लाए। हमें तो सेना के जवानों ने बचा लिया, लेकिन दूसरे प्रीति को कोई नहीं बचा सका। दरअसल प्रीति के ससुराल वालों को पता चला कि मैं पत्नी के साथ उत्तराखंड घूमने गया। जब उन्हें पता चला कि वहाँ भीषण प्राकृतिक आपदा आई है और उसमें हम सब लोग फंस गए, तो उसी बीच उन लोगों ने प्रीति को इस तरह प्रताड़ित किया, यानी मारा पीटा कि वो मर गई। हम लोग आपदा में फंसे थे, फ़ोन भी नहीं मिल रहा था, इसलिए प्रीति के ससुराल वालों ने हत्या को कुदरती मौत बता दिया। उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पड़ोसियों ने खुसर फुसर जरूर हुई, लेकिन किसी ने बात का बतंकर नहीं बनाया। उन्होंने अपना काम आसानी से कर डाला। प्रीति अपनी मौत मरी है, यह साबित करने के लिए उन्होंने उसकी एक सहेली को बुला लिया था। सहेली को क्या पड़ी थी, वह किसी तरह की कानूनी कार्रवाई करती, फिर उसे कुछ पता चला न था। हाँ, तो इस तरह मेरी बेटी प्रीति को मार दिया गया। एक सीधे साधे कत्ल को कुदरती मौत बताकर उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। मेरे घर लौट के आते आते उसके सारे काम धाम कर दिए गए थे। मैंने थाने में प्रीति की हत्या की रिपोर्ट को दर्ज करा दी, लेकिन मेरे पास उनके खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि मैं दावे में के साथ कह सकूं कि उन लोगों ने प्रीति की हत्या की है। सबूत न होने की वजह से पुलिस भी इस मामले की जांच आगे नहीं बढ़ा पा रही है। बहरहाल मैं कानून पर भरोसा करने वाला मैं हूँ, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि उन लोगों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। प्रीति मेरी इकलौती बेटी थी, मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अब वो मेरे किस काम के। प्रीति के ससुराल वालों को सोचना चाहिए था कि हमारे न रहने पर वैसे भी सब कुछ उन्हें ही मिलने वाला था, फिर वे उसका चाहे जैसे उपयोग करते, लेकिन उनसे संतुष्ट नहीं था। अब मुझे लगता है कि बेटी सचमुच पराई होती है। अपनी होते हुए भी हम उसे अपनी नहीं कर सकते। तमाम नियम कानून है, अधिकार है, लेकिन लगता है कि वे सब सिर्फ कहने सुनने के लिए है। अगर नियम कानून ही होते तो लोग उससे डरते। जिस तरह प्रीति मारी गई, शायद उस तरह बेटियों न मारी जाती। अब मुझे लगता है कि बेटी का पैदा होना ही जुर्म है, उससे भी बड़ा जुर्म बेटी का बाप होना। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।